नमस्कार बच्चों, आपका अपने चैनल हिंदी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपकी PT1 परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा के दौरान हेतु 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 से ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती और पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से अहमदनगर का किला तथा तलाश पाठ के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। उपर्युक्त पद्यांश में शरीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका उत्तर है, इस पद्यांश में शरीर का पर्यायवाची शब्द है गात। आप यहाँ ऊपर देख रहे हो, डालियाँ, कलियाँ, कोमल, गात। गात का अर्थ होता है शरीर। प्रश्न 2, 4 मीटर कपड़ा में कौन सा विशेषण है? इसका उत्तर है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर नाप का बोध हो रहा है, क्योंकि कपड़े को हम क्या करते हैं, नापते हैं। तो जहाँ नाप तोल का बोध होता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। और हमारे सामने निश्चित है कि कपड़ा 4 मीटर है, अतः यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा सा दूध में कौन सा विशेषण है? अब यहाँ पर थोड़ा सा दूध की मात्रा निश्चित नहीं है। यहाँ दूध से भी हमें नाप तोल का ही बोध हो रहा है, क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता है, उसको क्या किया जाता है, नापा जाता है। तो यहाँ पर नाप तोल का बोध हो रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण है, यह तो निश्चित है। लेकिन निश्चित है या अनिश्चित है? तो यहाँ थोड़ा सा से हमें यह निश्चित नहीं हो रहा है कि कितनी मात्रा है दूध की, अतः यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न 4, कुछ विद्यार्थी में कौन सा विशेषण है? अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों की संख्या निश्चित नहीं हो रही है। विद्यार्थी काउंटेबल है, इनको हम गिन सकते हैं, अतः यहाँ ये तो निश्चित है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन कुछ से स्पष्ट नहीं हो रहा कि विद्यार्थी कितने हैं। विद्यार्थियों की संख्या निश्चित नहीं है, अतः यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न 5, जान हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, जान हथेली पर रखना अर्थात मौत से न डरना। प्रश्न 6, अंत्येष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, अंत्येष्टि शब्द का अर्थ होता है मरने के बाद की जाने वाली अंतिम क्रिया। प्रश्न 7, इस लोक से उस लोक प्रयाण करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। प्रश्न 8, आगा पीछा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, आगा पीछा करना अर्थात दुविधा की स्थिति में होना। प्रश्न 9, लेखक को बस के इंजन में बैठे होने का अनुभव क्यों हो रहा था? इसका उत्तर है, लेखक को बस के इंजन में बैठे होने का अनुभव इसलिए हो रहा था क्योंकि बस में बहुत शोर और कंपन हो रहा था। प्रश्न 10, बस की यात्रा व्यंग्य में लेखक ने किस पर करारा व्यंग्य किया है? इसका उत्तर है, लेखक ने बस की यात्रा व्यंग्य में यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। प्रश्न 11, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। प्रश्न 12, हाथ काट देना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, हाथ काट देना अर्थात रोजगार विहीन कर देना। प्रश्न 13, पगड़ी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अब यहाँ पर आप सोचिए कि क्या है पगड़ी शब्द, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या कुछ और है? तो यहाँ पर देखिए, पगड़ी शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, क्योंकि एक वस्तु है जो कि संज्ञा है। लोहा लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, लोहा लगना अर्थात अत्यंत कठिन। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी,
सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। उपर्युक्त पद्यांश किस कविता से लिया गया है तथा कवि का नाम क्या है। इसका उत्तर है, ये पद्यांश दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 16 है, दीवानों ने किसे एक भाव से ग्रहण किया। इसका उत्तर है, दीवानों ने सुख और दुख को एक भाव से ग्रहण किया। प्रश्न 17 है, दीवानों ने जग से क्या लिया और जग को क्या दिया। इसका उत्तर है, दीवानों ने जग से दुख लिए और जग को खुशियाँ दी। प्रश्न 18, हम एक निशानी सी उर पर में कौन सा अलंकार है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जहाँ पर समानता का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर भी सी, निशानी सी शब्द हमें यहाँ पर जैसे सा, से, सी, समान, सरिस ऐसे शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है, अतः इसमें भी उपमा अलंकार है। प्रश्न 19, आलम शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर है, आलम शब्द का अर्थ संसार होता है और इसका अन्य अर्थ माहौल भी होता है। प्रश्न 20, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। इसका उत्तर है, भारत की खोज पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। प्रश्न 21, नेहरू जी ने अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर किसे कहा है। इसका उत्तर है, नेहरू जी ने चांद को अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर कहा है, क्योंकि चांद उन्हें इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। प्रश्न 22, अहमदनगर के किले से जुड़ी किस महिला के साहस की कहानी याद की जाती है। इसका उत्तर है, इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध चांद बीबी नाम की महिला ने हाथ में तलवार लेकर सेना का नेतृत्व किया था। प्रश्न 23, नेहरू जी ने अहमदनगर का किले में दूसरे जिलों की तरह कौन सा कार्य करना शुरू किया। इसका उत्तर है, नेहरू जी ने अहमदनगर का किला में दूसरे जिलों की तरह बागवानी करना शुरू किया। प्रश्न 24, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितने वर्ष पहले का बताया गया है। इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय आज से लगभग 5000 वर्ष पहले का बताया गया है। प्रश्न 25, सिंधु घाटी सभ्यता का किन लोगों से बराबर निकट संपर्क रहा। इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता का फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से बराबर निकट संपर्क रहा। प्रश्न 26, लेखक ने कश्मीर के साथ अपना क्या रिश्ता बताया है। इसका उत्तर है, लेखक ने कश्मीर के साथ अपना खून का रिश्ता बताया है। प्रश्न 27, किस नदी के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। इसका उत्तर है, इंडस या सिंधु नदी के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। प्रश्न 28, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। प्रश्न 29, लेखक के अनुसार प्राचीन और नवीन के बीच कैसा सामंजस्य दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ में नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। प्रश्न 30, मध्य वर्ग के भीतर विद्रोह की चेतना क्यों पनपी। इसका उत्तर है, मध्य वर्ग खुद तरक्की और विकास करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर वह ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। प्रश्न 31, किसानों की क्या समस्याएं थी। इसका उत्तर है, सारे देश के किसानों की एक जैसी समस्याएं थी, जैसे गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार इत्यादि। प्रश्न 32, भारत की विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं।
इसका उत्तर है भारत विविध अर्थात भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है। सभी प्रांतों की सभ्यता व संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक विचारधारा सभी की समान है, अर्थात विविधता होते हुए भी एकता का भाव है। कन्नड़ भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? इसका उत्तर है भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। प्रश्न 34, मलयाली भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? मलयाली भाषा केरल राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। प्रश्न 35, नेहरू जी के अनुसार अनपढ़ किसानों के ज्ञान का क्या स्रोत था? इसका उत्तर है नेहरू जी के अनुसार अनपढ़ किसानों के ज्ञान का स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी। इसमें इतिहास का योगदान बहुत कम था। प्रश्न 36, लेखक ने किसे हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन बताया है? इसका उत्तर है लेखक के अनुसार एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहट थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। प्रश्न 37, संग्रहालय शब्द में कौन सी संधि है? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम संधि की पहचान करने के लिए उसका विग्रह करेंगे। संग्रहालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? संग्रह प्लस आलय। अब आप यहाँ देखिए, संग्रह में ए और आलय में आ दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ बना रहे हैं, संग्रहालय, अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न 38, लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर है लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी लड़के बदलू को बदलू काका कहते थे। प्रश्न 39, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस के ब्रेक फेल हो जाएंगे, कहीं उसका स्टीयरिंग टूट सकता है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि वह किसी न किसी पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। उपर्युक्त पद्यांश किस कविता से लिया गया है तथा कवि का नाम क्या है? इसका उत्तर है उपर्युक्त पद्यांश ध्वनि कविता से लिया गया है, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैंने इस चैनल पर कक्षा 6, 7 और 8 के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिसे क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं तथा अपना स्कोर भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो तथा ऑनलाइन टेस्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपको PT1 परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा हेतु मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।